हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सब लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे का पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। प्रोफेसर एस.सी. दुबे का जन्म 25 जुलाई 1922 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल के सुदूर ग्राम में हुआ था। श्यामा चरण दुबे भारत के सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री और समाजशास्त्री थे। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर गांव के अध्ययन में उन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त मिली। उनका मानना था कि यह विश्वास करना कठिन है कि एक गांव में सारे ग्रामीण भारत के परिवेश को स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने समीर पेट का अध्ययन गांव की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संस्कारिक संरचना पर परिवार स्तर पर स्थित जीवन यापन के आधार पर उन्होंने यह अध्ययन किया। श्यामा चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और मध्य प्रदेश की कमार जनजाति में बदलती हुई खेती पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया। विदेश में उन्होंने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र का अध्ययन किया और बिशप कॉलेज से उन्होंने व्याख्याता बने। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति शास्त्र तथा समाजशास्त्र में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस अवधि में कमार पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका के प्रकाशन में उन्होंने D.N. मजुमदार की सहायता भी की। उस्मानिया विश्वविद्यालय में उन्होंने रीडर का पद ग्रहण किया और उसके बाद वे नागपुर में एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। 1975 से 1976 में वे अखिल भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष रहे। 1975 से 1976 में वे जम्मू विश्वविद्यालय में कुलपति रहे और 1980 से 1993 के बीच में वो ICSSR के राष्ट्रीय फेलो तथा यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वे अध्यक्ष रहे। इनकी बुक्स क्या थी उस पर भी एक हम लोग नज़र डाल देते हैं। तो इनकी बुक थी द कमार विलेज इंडियन विलेज, ये आई थी 1955 में। इंडियन चेंजिंग विलेज, ये आई थी 1958 में। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन, ये आई थी 1974 में। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया आई थी 1977 में। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये भी आई थी 1977 में। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये आई थी 1988 में। और ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, ये आई थी 1919 में। अंडरस्टैंडिंग चेंज, ये आई थी 1919 में, 1990 में आई थी। और इंडियन सोसाइटी आई थी 1990 में। तो ये हम लोग की ये पुस्तक थी। लेकिन इसमें से सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक रही और जिसने एस.सी. दुबे को समाजशास्त्र में समाजशास्त्री के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, उस पर सबसे महत्वपूर्ण बुक थी इंडियन विलेज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दुबे की जो समाजशास्त्री लेखन की शुरुआत उनकी प्रख्यात पुस्तक इंडियन विलेज से ही मानी जाती है और यहीं से उन्होंने समाजशास्त्री पुस्तक की शुरुआत भी की है। इसी पुस्तक में नहीं उन्होंने सामाजिक विज्ञान जगत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। इस पुस्तक में अंतर अनुशासन पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें कई विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों में तेलंगाना या जो कि आंध्र प्रदेश में है के गांव समीर पेट से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित किया। इस गांव की सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न नृविज्ञानीय उपागम का प्रयोग करते हुए
अत्यंत संक्षिप्त और जीवन शैली में दुबे ने आधारभूत कारकों को उजागर किया है जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। दुबे ने इस दक्षिण भारतीय ग्राम के उसी प्रकार अध्ययन किया जैसा रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1930 में मैक्सिको के गांव का किया था। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी गांव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं है। विस्तृत सामाजिक व्यवस्था की यह इकाई है तथा संगठित राजनीतिक व्यवस्था का यह एक अंग है। गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति मात्र ग्राम समुदाय का सदस्य नहीं है, वो जाति, धार्मिक समूह या आदिवासी समूह का सदस्य भी है तथा क्षेत्र में फैले हुए अन्य गांवों के संबंध में भी उनका संबंध स्थापित है। इन इकाइयों के अपने संगठन हैं, अपनी सत्ता है और अपने प्रतिबंध भी हैं। उनका मानना है कि भारत में गांव की आर्थिक सामाजिक जो संरचना है इसका संबंध जातिगत व्यवसाय के बहुत नज़दीक है। भारत में गांव में धर्म के प्रतिमान विशेषतया हिंदू धर्म की संस्थाओं का विवेचन करते हुए दुबे लिखते हैं कि शास्त्रीय यानी कि पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में जो तत्व समस्त भारत में फैले हुए हैं वह प्रादेशिक और क्षेत्रीय हिंदू धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में घुल मिल गए हैं। इस आधार पर भारत के गांव में 3 प्रमुख आधार के धार्मिक पर्व, त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं और इसकी इन्होंने 3 आधारों पर चर्चा की है, जिसमें है पहला पारिवारिक संस्कार, सेकंड है आपका गांव के त्योहार जिसमें पारिवारिक और सामुदायिक उत्सव को शामिल किया जाता है, और थर्ड है आपका जाति के उत्सव। इन उत्सवों में हिंदू मुस्लिमों की समान भागीदारी होती है। डॉक्टर दुबे भारतीय ग्राम की संरचना, प्रकार और परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि समीरपेट सिकंदराबाद और हैदराबाद से 25 मील दूर स्थित एक गांव था और यह समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र विभाग द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट था। अध्ययन का लक्ष्य भारतीय गांव की साफ सुथरी तस्वीर प्रस्तुत करना था और उन्होंने निम्न पक्षों पर यहाँ पर अध्ययन किया। इसमें से है पहला स्थितियाँ, जिसमें गांव का वर्णन, जन घरों के बसाव के स्वरूप और पड़ोस की व्याख्याएं शामिल हैं। सामाजिक संरचना, सेकेंड पे इनका आता है सामाजिक संरचना, जिसके अंतर्गत शामिल हैं जाति, अंतरजातीय संगठन, सभी जातियां अंतर्वैवाहिक हैं, मतलब अपने ही जाति में विवाह करते हैं। उसकी परस्पर दूरियां क्या हैं? निम्न जातियों से उच्च जातियों द्वारा भोजन स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यवसायों पर जातियों का एकाधिकार है और धार्मिक स्वीकृति में भागीदारी है इनकी। इन जातियों, मूल्यों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग समूह हैं और जिसकी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। गांव में 2 प्रकार के व्यवस्था मौजूद हैं, सामाजिक धार्मिक संगठन और सेकंड है आपका प्रशासनिक संगठन। आर्थिक संरचना के बारे में दुबे कहते हैं कि गांव में मुख्य रूप से जाति समूहों का आर्थिक व्यवसाय तथा आर्थिक संरचना है। संरचना में उनके जीवन यापन का आधार है। एग्जाम्पल के तौर पर गाय और भैंस का दूध का विक्रय करना, शिकार, मत्स्य पालन, फलों का संग्रहण, जड़ी बूटियों का काम, कंदमूल फल एकत्रित करना और गांव में गैर कृषि कार्यों का संबंध कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी और सफाई कार्य हैं। ग्रामीण समाज परंपरागत है और जिसमें अंधविश्वासों पर विश्वास शामिल यहाँ पर किया जाता है। पारिवारिक संरचना का अगर हम बात करें तो यहाँ पितृवंशीय और पितृस्थानीय तथा संयुक्त परिवार अधिक हैं। जीवन स्तर पर बात करते हुए डॉक्टर दुबे कहते हैं कि जीवन स्तर की अगर हम विवेचना करें तो उसके 6 प्रमुख आधार हैं। पहला है धर्म और जाति,
दूसरा है भूमि का स्वामित्व, थर्ड है संपत्ति और चौथा है सरकारी नौकरी में प्रस्थिति तथा गांव का संगठन और पांचवा है आयु और सिक्स है व्यक्तित्व के विविध प्रतिमान। जीवन जीवने के स्तर क्या क्या यहाँ पर आया है, इसके आधार पर उन्होंने 4 प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला है अमीर, सेकंड पे आते हैं ठीक ठाक स्थिति वाले, थर्ड पे आते हैं औसत और फोर्थ पे आते हैं गरीब। ये थी इनकी चर्चा इनके गांव के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर दुबे ने परंपरा पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर दुबे ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है परंपरा, इतिहास, बोध तथा संस्कृति में 3 मुख्य विषयों पर विचार किए हैं। इन्हें उन्होंने भारतीय समाज के समझने का आधार मानते हुए परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। डॉक्टर दुबे परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें अतीत के वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तथा अनेक मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों की निरंतरता बनी रहती है। ये डॉक्टर दुबे परंपरा के विषय में परिभाषा देते हुए कहते हैं। प्रोफेसर दुबे ने यह स्पष्ट किया कि जो भारतीय समाज है, इनका जो परंपराएं यहाँ स्थापित हैं, उनका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। विभिन्न परंपराओं को केवल लघु और बृहत जैसे 2 भागों में विभाजित करके नहीं देखा जा सकता, जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। वर्तमान संदर्भ की परंपराओं की व्यापकता को समझने के लिए उन्होंने विभिन्न रूपों पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है और इस संदर्भ में उन्होंने 6 परंपराओं का उल्लेख किया है। पहले है इसमें है शास्त्रीय परंपराएं। शास्त्रीय परंपराओं में क्या आएगा, जैसे है संयुक्त परिवार, कर्मकांडीय पवित्रता, जजमानी व्यवस्था, हिंदू संस्कृति संबंधी जो और पौराणिक धर्म ग्रंथ है उसमें जो स्वीकार किए गए हैं उसके आधार। उसके बाद ये उदीयमान राष्ट्रीय परंपराएं, ये सेकेंड नंबर पर उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। इसमें क्या आएगा, धार्मिक आधार पर भारत में जैसे दीपावली, ईद, दशहरा, होली, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा और जो क्रिसमस आदि राष्ट्रीय परंपराएं के आधार पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। स्थानीय परंपराओं की बात करते हुए दुबे के लिखते हैं कि प्रत्येक गांव के अपने जो ग्राम देवता होते हैं और ग्राम देवी होती हैं, उसके आधार पर यहाँ पर उन्होंने इसकी चर्चा करी हुई है। 6 नंबर पर उन्होंने फोर्थ नंबर पर उन्होंने क्षेत्रीय परंपराओं की चर्चा करते हुए लिखा है कि दक्षिण भारत के कुछ जहाँ पर कुछ मातृवंशीय परंपराएं प्रचलित हैं, कहीं पर पितृवंशीय जो परंपराएं हैं वो प्रचलित हैं, उसका उल्लेख उन्होंने यहाँ पर क्षेत्रीय परंपराओं के अंतर्गत किया है। उप संस्कृति परंपराओं में उन्होंने उल्लेख किया है कि जैसे जाट, क्षत्रिय, दस्तकार जातियों के विभाजित हैं, उसकी जो अपनी परंपराएं हैं, उनके जो अपने उपासक हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म में हम देख लेते हैं तो हिंदू धर्म में भी कई लोग हैं, कोई शैव धर्म मानता है, कोई शक्ति, तो कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, इस तरह की जो अपनी परंपराएं हैं वो मानते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने उप संस्कृति परंपराओं की यहाँ पर चर्चा की हुई है। पश्चिमी परंपराओं का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि पश्चिमी परंपराओं में हम जो पश्चिमी जो देश हैं उनके जो विचार है, उनकी जो व्यापकता है, उसको हमारे खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन की तरीकों और रहन सहन की दशाओं विचारों में व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो अगर हम परंपराओं की बात करें तो दुबे ने 6 प्रकार की परंपराएं दी है, इसका हमेशा ध्यान आप लोग रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर दुबे ने आधुनिकीकरण पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर दुबे ने अपनी पुस्तक कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन में बात करते हुए, आधुनिकीकरण पर बात करते हुए इस अवधारणा तथा उससे जुड़े विभिन्न पक्षों को इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत करते हुए कहते हैं वो कि प्रोफेसर दुबे कहते हैं कि विकास का संबंध आर्थिक रूपांतरण
मानते हुए कहते हैं कि आर्थिक सामाजिक विकास को एक संयुक्त रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले समकालीन भारतीय समाज की विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है और उसके बाद भारत के एक विकासशील समाज की श्रेणी में रखते हुए उनकी समस्याओं की विवेचना की है, जिसके संदर्भ में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। एसी दुबे ने कहा कि दुनिया के नए राष्ट्र राज्य एक दूसरे से क्रांति से गुजर रहे हैं। पहली क्रांति के बाद उनकी राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है प्राप्त करने की लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन दूसरी क्रांति के बाद आर्थिक और प्रौद्योगिकी रूपांतरण के लक्ष्य को प्राप्त करना अभी तक उनकी गंभीर समस्या बनी हुई है। प्रोफेसर दुबे के अनुसार आज विकासशील समाजों की आर्थिक संरचना प्रति व्यक्ति आय का स्तर है अधिक निम्न है। अधिकांश समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं, लेकिन कृषि भूमि में कोई वृद्धि होने के बाद भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, यानी कि जमीन तो नहीं बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है। व्यवसाय के अवसरों में समुचित वृद्धि न होने के कारण प्रकट तथा अप्रकट प्रकार की बेरोजगारी बढ़ रही है। उद्यमिता तथा आर्थिक नवाचारों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र उन उत्पादकों के हाथों में है जिनमें औद्योगिक नैतिकता का अभाव दिखाई देता है। प्रोफेसर दुबे ने पाषाण युग से आज तक प्रौद्योगिकी जो विकास हुआ है उसके फलस्वरूप विचार करते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम पाषाण युग से आज तक की चर्चा करें तो हमारा जो समाज है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है, लेकिन जो ये प्रौद्योगिकी है इसने कुछ क्षेत्रों के जो औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति आप कह सकते हैं, जो औद्योगिक क्रांति पूरे वर्ल्ड में चल रही है वो औद्योगिक क्रांति कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। नियोजित परिवर्तन के लिए इसमें ऐसे प्रयासों की जरूरत है जो सामाजिक कठिनाइयों और जटिलताओं और सांस्कृतिक अवरोधों की समझ पर आधारित हों और इन्हें जो व्यवहारिक है उसके रूप में इन्हें लागू किया जा सके। इस संबंध में यहाँ प्रश्न करना स्वाभाविक था कि आर्थिक विकास की जो सामाजिक पूर्ण आवश्यकताएं हैं वो क्या होंगी, किसके आधार पर होंगी। तो इस संबंध में प्रोफेसर दुबे ने अनेक दशाओं का उल्लेख किया है और इन दशाओं के बारे में ही हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रोफेसर दुबे कहते हैं कि राष्ट्र की पहली आवश्यकता है भावी दशाओं की पहचान करना और राष्ट्रीय निष्ठा के संदर्भ में अनुकूल योजनाओं को लागू करना। उसके बाद वो बताते हैं कि हमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो परिवर्तन की प्रगति है आवश्यकताओं का बोध का ज्ञान भी होना चाहिए। आर्थिक विकास की एक पूर्ण आवश्यकता है कि जो समाज है, जिस समाज में परिवर्तन होना है वो समाज में लचीलापन भी होना चाहिए ताकि वो परिवर्तन को स्वीकार कर सके। विकास की तीव्रता लाने के लिए सामाजिक अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है और विकास के लिए संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। विकास से संबंधित कार्यक्रमों और की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसका जो गतिशील और उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व होना चाहिए ताकि जो आर्थिक संरचना है वो तेजी से प्रगति कर सके। आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को नई संस्थाओं का निर्माण भी होना आवश्यक है ताकि इनमें जो भी आर्थिक विकास हो रहा है उस पर निगरानी भी रखी जा सके कि नियोजित विकास कहाँ तक हो रहा है। अंतिम सुझाव के रूप में डॉक्टर दुबे ने लिखा है कि समाज में नई मनोवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था हमारा जो एस.सी. दुबे हैं, इनकी चर्चा जिन्होंने अपनी जो प्रमुख पुस्तक है इसमें इन्होंने अपने जो चीज़ें हैं, आधुनिकता है, परंपराएं हैं, भारतीय ग्राम है, इसके बारे में जो उन्होंने विचार दिए हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत यंग कल्चर या युवा संस्कृति के बारे में, तो युवा संस्कृति के बारे का उल्लेख भी इन्होंने एस.सी. दुबे ने किया है। बच्चों ने पूछा था कि युवा संस्कृति मैम किसका है, तो ये युवा संस्कृति जो है वो कि एस.सी. दुबे जी ने दी थी। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग क्लास देख लीजिएगा
और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।